अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर एवोल्यूशन इन दिस ग्रेड 11 बायोलॉजी। एवोल्यूशन से मुराद क्या लेते हैं हम? इवॉल्व होना से मुराद इर्तिका, यानी बेहतर से बेहतर फॉर्म की तरफ जो डिसेंट होगा विद मॉडिफिकेशन, इट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में कोई क्लियर कट जो है वो जवाब अभी तक नहीं है कि हाउ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, लेकिन देयर आर सम हाइपोथेसिस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि जो कायनात बनी तो इसके बारे में जो बिग बैंग का जो कंसेप्ट है, तो 14 बिलियन ईयर्स पहले तकरीबन ये बिग बैंग जो एक बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आ गई और ये मुसलसल फैल रही है। इसको आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब बिग बैंग के बाद जो अर्थ जब बनी तो ज़मीन का जो बनना है इसके बारे में जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक तकरीबन ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये सोलर सिस्टम और अर्थ वजूद में आई। तो अब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन के ऊपर जो लाइफ की इब्तिदा हुई उसके बारे में तीन जो है वो हाइपोथेसिस हैं। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। ये प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस जो है ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हिसाब से एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जब ज़मीन बनी तो वहाँ पर जो गैसेस थी यानी मीथेन वगैरह, अमोनिया और वाटर वेपर जो थे बड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद थे और टेम्परेचर बहुत हाई था। और इस हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वो सारा जो एनवायरनमेंट थी वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थी। इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स मिलते चले गए और इवाल्व होते चले गए और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स और इसी तरह अमाइनो एसिड्स की तरह के मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए। अब इस दौरान में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका जब एनालिसिस किया गया तो इस पे एक और हाइपोथेसिस दिया गया विच इज़ कॉल्ड एज आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। यानी वो जो ग्रेजुअली कई अरब साल के अंदर जो टेम्परेचर में कमी हुई, ग्रेजुअली जो वाटर वेपर्स थे वो लिक्विफाई हुए और एक गर्म सूप की शक्ल में थे और इस सूप के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जिसमें अमाइनो एसिड्स की तरह और न्यूक्लियोटाइड्स के तरह के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए। तो इस हवाले से दो तीन कंसेप्ट दिए गए, यानी कुछ के मुताबिक प्रोटीन वाज द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, कुछ के मुताबिक डीएनए वाज द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, लेकिन जो जिस पे ज़्यादा मुत्तफिक हैं वो आरएनए हाइपोथेसिस, आरएनए फर्स्ट हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक आरएनए जो है इट कैन एक्ट बोथ एज एंजाइम एज वेल एज इट कैन आल्सो कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो आरएनए वर्ल्ड जो थी वो उस वक्त मौजूद थी जिसमें आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैटालिटिक एक्टिविटी के तौर पे काम कर रहे थे और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स उनको कैटालाइज कर रहे थे। सो फर्स्ट जो लाइफ थी जो हमें 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो हमें ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिलते हैं, तो इससे पहले जो इब्तिदा हुई लाइफ की तो वो प्रोबेबली दैट वाज आरएनए वर्ल्ड। अब जो ओल्डेस्ट फॉसिल है वो तकरीबन 3.7 बिलियन ईयर्स पहले के हमें मिलते हैं। इनमें जो प्रोकैरियोट्स हैं जो शुरू में बने देवर हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्यों हेटेरोट्रॉफ्स थे? चूँकि समंदर जो था वो सारा एक सूप की शक्ल में था जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे और कुछ ये इस तरह के जो प्रोकैरियोट्स थे वो उस मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर रहे थे एज अ सोर्स ऑफ देयर एनर्जी और बढ़ते जा रहे थे, उनकी तादाद बढ़ रही थी और वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहे थे और इनके दरमियान में कंपटीशन डेवलप हुआ और अब हेटेरोट्रॉफिक जो वर्ल्ड थी वो उसके लिए ये अवेलेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इतने नहीं थे कि वो सर्वाइव कर सकें, लिहाजा अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी वाज रिक्वायर्ड। सो इसके बारे में जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जी ये जो हेटेरोट्रॉफिक वर्ल्ड थी, प्रोकैरियोटिक वर्ल्ड, इसमें से जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स इवाल्व हुए जिन्होंने सोलर लाइट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखते हैं क्लोरोफिल वगैरह और ये सारा जो फोटो सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, ये सनलाइट की यानी फोटॉन्स को कैप्चर करते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो वहाँ पर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें से कुछ के अंदर ये मॉलिक्यूल्स की एवोल्यूशन के नतीजे में, इवाल्व होने के नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से लाइट यानी सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसको ये ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हो गए और यहाँ से आगे ऑटोट्रॉफिक लाइफ जो थी वहाँ से आगे स्टार्ट होगी। अब जो ऑटोट्रॉफिक लाइफ थी शुरू में देवर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन की सोर्स के तौर पे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे। हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ के सल्फ़र रिलीज़ करते थे और सल्फ़र बैक्टीरिया जो है वो आजकल भी मौजूद हैं जो इसकी एग्जांपल हैं।
सून दे स्टार्ट यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ से आगे फिर आपके पास साइनोबैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिज्म्स इवाल्व हुए। इन साइनोबैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिज्म ने जो लाइट एनर्जी थी उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पानी के मालिक्यूल को, वाटर मालिक्यूल को स्प्लिट किया और उससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट किए, जिसको फिर उन्होंने अपने ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए और एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल किया, जो आप चैप्टर 4 के अंदर बायोएनर्जेटिक्स के अंदर देख चुके हैं। सो दीज वर साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोकैरियोट्स थे और इन्होंने वाटर को जब तोड़ा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के नतीजे में इन्होंने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो यूज़ किया, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो रिलीज़ करनी शुरू कर दी। ये जो फ्री ऑक्सीजन थी इसने एनवायरनमेंट को रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग बना दिया, यानी वो एनवायरनमेंट जो ज़मीन की जो एनवायरनमेंट थी, एटमॉस्फेयर, इसके अंदर फ्री ऑक्सीजन कमुलेट होना शुरू हो गई। एकोमुलेशन के नतीजे में ये इसकी क्वांटिटी बढ़ती चलेगी और एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया, यानी ए बायोजेनेसिस यहाँ से आगे पॉसिबल नहीं थी। यहाँ से आगे जो ऑलरेडी मालिक्यूल्स के मिलने से, बायोमालिक्यूल्स के ज़रिए से जो अर्ली सेल बना था वो सेल ही आगे इवाल्व होना शुरू हो गया, बेहतर से बेहतर होता चला गया। और इस दौरान में जो ऑक्सीजन एकोमुलेट होना शुरू हुई तो इस ऑक्सीजन ने ज़मीन के गिर्द ओजोन की लेयर बना दी। जब ओजोन की लेयर बन गई तो मज़ीद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो थी वो ज़मीन पे आना बंद हो गई, ओजोन ने उनको फ़िल्टर करना शुरू कर दिया और ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट हो गई। तो वो जो गर्म समंदर था वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता चला गया और उसके ऑर्गेनिक मालिक्यूल सारे हेटरोट्रॉफ्स ने यूज़ कर लिए और हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स के दरमियान में ये फूड चेन डेवलप हुई और डिकम्पोजर ने इनको डिकम्पोज करना शुरू किया, तो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई और ऑक्सीजन के और ओजोन के एकोमुलेशन होने के नतीजे में जो ओजोन लेयर डेवलप हुई उसके नतीजे में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आना बंद हुई ज़मीन की सरफेस के ऊपर, तो पानी से ब्रायोफाइट्स निकल के खुश्की पे आ गए, इसी तरह से एम्फीबियंस निकल के खुश्की पे आ गए, इसी तरह से इंसेक्ट्स जो थे उन्होंने खुश्की पे आना शुरू कर दिया। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ जो थी इट वाज स्टार्ट इवॉल्विंग ऑन लैंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस ओजोन लेयर। तो हमें जो फॉसिल रिकॉर्ड भी मिलते हैं वो इस ओजोन लेयर के बनने के बाद के फॉसिल रिकॉर्ड जो मिलते हैं, जिनमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे वहाँ से उन्होंने इवाल्व होके खुश्की की तरफ आना शुरू किया और ज़ाहिर इस दौरान में वो एवोल्यूशन के नतीजे में जिनमें चेंजेस आई, अडाप्टेशंस डेवलप हुई। इन अडाप्टेशंस के नतीजे में जैसे आप प्लांट्स में देखते हैं क्यूटिकल की लेयर डेवलप हुई और उन्होंने डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया, मल्टीसेलुलर कम्पैक्ट बॉडी डेवलप हुई और उनके अंदर चैम्बर्स डेवलप हुए, ऑक्सीजन के लिए स्टोमेटा लाइक ओपनिंग डेवलप हुई। ये सब चीज़ें ने इनको इस काबिल कर दिया कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से एम्फीबियंस जो थे उनके अंदर लेग्स इमर्ज हुई, टेट्रापोड्स बने, उनकी स्किन के अंदर कैरेटिनाइज स्किन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुई रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर और खुश्की पर रहने के काबिल हो गए। इसी तरह इंसेक्ट्स के अंदर एवोल्यूशन हुई, उड़ने के काबिल हो गए और उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉलोनाइज किया ज़मीन की सरफेस के ऊपर। तो लाइफ वाज स्टार्टिंग देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑन टेरेस्ट्रियल कंडीशन और वहाँ से फिर आगे ये इवाल्व होते गए। प्लांट्स भी एंजियोस्पर्म तक एवोल्यूशन हुई और एनिमल्स के अंदर भी बर्ड्स और मैमल्स तक की एवोल्यूशन हुई और इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर भी एवोल्यूशन का प्रोसेस जारी रहा। तो इस तरीके से ज़मीन के ऊपर ये एवोल्यूशन हुई और हमें इस सब का सबूत कैसे मिलता है? हमें ये मिलता है फॉसिल रिकॉर्ड्स के ज़रिए से। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स किस तरह से वजूद में आए, हाउ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर डेवलप फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, उसके बारे में एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।